संस्कृत और स्वास्थ्य के साथ। नमस्कार, डीडी न्यूज पर आप दो टूक देख रहे हैं। मैं हूं अशोक श्रीवास्तव। बीते कुछ सालों से न सिर्फ भारत में बल्कि भारत के बाहर भी लगातार एक नैरेटिव चलाया जा रहा था कि भारत में अल्पसंख्यक खतरे में हैं, मुसलमान खतरे में हैं। हालांकि कुछ आपराधिक घटनाएं हुई जिन पर सबको चिंता जतानी चाहिए, सबने चिंता जताई भी, लेकिन इसके बावजूद एक बड़ा नैरेटिव भारत के खिलाफ खड़ा किया गया, तैयार किया गया। उस नैरेटिव को लेकर के उस नैरेटिव को ध्वस्त करती कई रिपोर्ट्स भी आई, लेकिन इंटरनेशनल मीडिया में खास करके कुछ लोग बैठे थे जिन्होंने कदम कदम पर इस मसले पर भारत को बदनाम करने की कोशिश की। दुर्भाग्य की बात यह भी रही कि जहां भारत को लेकर के इस तरह की खबरें आती थी, वहीं पाकिस्तान जैसे देशों में, बांग्लादेश जैसे देशों में जहां अल्पसंख्यकों के ऊपर वाकई धार्मिक उत्पीड़न की खबरें आ रही थी, उनके ऊपर अंतर्राष्ट्रीय जगत में खामोशी सी दिखाई देती है। यहां तक कि पाकिस्तान की संसद के अंदर भी ये मुद्दे उठे, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय मीडिया ने वहां पर अल्पसंख्यकों को लेकर कोई आवाज नहीं उठाई। पर भारत को लेकर एक नैरेटिव जरूर तैयार किया गया, और इस सब नैरेटिव को लेकर के जैसा मैंने कहा, कई तरह की रिपोर्ट्स पहले भी आ चुकी हैं। मैं आपको इनका जिक्र भी करूंगा, लेकिन इन रिपोर्ट्स को बार बार जो है दरकिनार करने की कोशिश हुई, या यूं कहें कि साजिश हुई। लेकिन अब प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद की एक रिपोर्ट आई है जिसने वास्तव में न सिर्फ इस फेक नैरेटिव पर चोट की है, बल्कि देश का राजनीतिक तापमान भी चढ़ा दिया है, और साथ साथ कई बड़े सवाल भी हमारे सामने खड़े कर दिए हैं। भविष्य के लिए हमारे सामने क्या चुनौतियां हैं, क्या चैलेंजेस हैं, वो भी आज हमारे सामने बात आ गई है। दरअसल प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद ने बीते करीब कई सालों का, कह सकते हैं कि पिछले 65 सालों का एक तरह का जब हिसाब किताब किया, तो उसमें एक बात ये सामने आई है कि इतने सालों में भारत में एक तरफ हिंदुओं की आबादी करीब 7.8% कम हुई है, तो दूसरी तरफ मुसलमानों की आबादी 43.15% बढ़ी है। अब इसकी बड़ी तस्वीर क्या है? इसकी बड़ी तस्वीर यही है जिसको मैं बार बार कह रहा हूं कि भारत में जो अल्पसंख्यक है, मुसलमान जो हैं, वो पूरी तरह से सुरक्षित हैं, और सुरक्षित माहौल है तभी फल फूल रहे हैं, बढ़ रहे हैं। न सिर्फ सामाजिक रूप से बल्कि आर्थिक रूप से भी उन्हें आगे बढ़ने के, तरक्की करने के कई रास्ते मिल रहे हैं, और इसके कारण ये आबादी भी बढ़ रही है। लेकिन दूसरी तरफ हिंदुओं की जो आबादी में डिप आया है, जो कमजोरी आई है, जो गिरावट आई है, वो कई लोगों के लिए कई तरह से चिंता का विषय है। लेकिन क्योंकि मौसम चुनावी है, तो इसको लेकर चुनावी माहौल भी गर्मा गया है। कांग्रेस की तरफ से, विपक्ष की तरफ से कहा जा रहा है, ये व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी की रिपोर्ट है, और कह रहे हैं कि चुनाव के बीच में इसको लाया गया है। इसका सीधा सीधा मायने जो है भारत में वोटों का ध्रुवीकरण करना है। लेकिन सवाल यह है, कांग्रेस तो खुद ही बार बार कहती रही है कि एक्सरे होना चाहिए, एक्सरे होना चाहिए, कहां कितनी आबादी है, किसके पास कितनी संपत्ति है, इसका भी एक्सरे होना चाहिए। और जब एक एक्सरे रिपोर्ट सामने आई है, तो उस पर कांग्रेस क्यों बौखलाई है? ये तमाम सवाल हमारे सामने, जिन पर आज चर्चा करेंगे। इससे पहले कि आगे बढ़े, रिपोर्ट आने के बाद जिस तरह से तू मैं शुरू हुई है, जरा उसको सुन लीजिए। उसके बाद आज मेरे साथ एक बड़ा पैनल है, उसके साथ इन मुद्दों पर डिबेट को आगे बढ़ाएंगे। मैं सारे विपक्षी दलों से पूछना चाहता हूं, इसमें आप कौन सा आरोप लगा रहे हैं? जाइए कोई चेक कर ले कि 1951 की सेंसस में क्या था और 2011 की सेंसस में क्या है। 51 की सेंसस में हिंदू 88% है, 2011 में 79.8% है, और मुसलमान 9.5% है, और यहां इस समय 14.5% से ऊपर है। तो इसमें कहीं कोई किंतु परंतु नहीं है। पर यह जनसंख्या का इस रफ्तार से बढ़ना और उस बढ़ती हुई जनसंख्या को ललचाई नजरों से देखकर राजनीति करने को तत्पर होना, इसलिए मैं विपक्षी दलों से, इंडी गठबंधन से पूछना चाहता हूं कि आप संख्या के आधार पर आरक्षण देने की बात कर रहे हैं, तो इस बढ़ती जनसंख्या पे कितना आरक्षण आप बढ़ाते चले जाएंगे भविष्य में, और किसका काटते चले जाएंगे? क्योंकि SC, ST, OBC की जनसंख्या सिर्फ जनसंख्या बढ़ने के आधार पर बढ़ेगी। संख्या, ये जनसंख्या, इनकी संख्या 3 तरीके से बढ़ेगी। जनसंख्या बढ़ने से,
धर्मांतरण से, क्योंकि उसको इंडी गठबंधन के सारी सरकारें और दल समर्थन करते हैं, और घुसपैठ से। इसलिए यह दर्शाता है कि कांग्रेस एक खतरनाक खेल खेल रही है, जिसका सबसे पहला आघात SC ST OBC के आरक्षण पर होने वाला है। प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद की एक स्टडी में पाया गया है 1950 से 2015 के बीच हिंदुओं की आबादी 7.8% घट गई है, जबकि भारत की जनसंख्या में अल्पसंख्यक समूहों की हिस्सेदारी बढ़ गई है। ये कहाँ से आया? ये सवाल कहाँ से आया आपके पास? ऑफिस की तरफ से ना? ऑफिस को बोलो प्रियंका जी पूछ रही है किसने भेजा उन्हें। यह रिपोर्ट बहुत चिंताजनक है, और केवल चिंताजनक नहीं है, यह बड़ी खौफनाक है। हिंदुओं की आबादी घट रही है और मुस्लिम समाज की आबादी कितनी बढ़ गई है? 44% बढ़ी है। इसमें यदि अवैध मुस्लिम घुसपैठिए, चाहे वो रोहिंग्या के रूप में हो, चाहे बांग्लादेशियों के रूप में हो, उनको अगर जोड़ दिया जाए, जो जनगणना में शामिल नहीं होते उनको यदि जोड़ दिया जाए, तो ये आंकड़े और ज्यादा खतरनाक दिखाई देंगे। कभी कहेंगे इनके नेता हम 70% को गंगा में बहा देंगे, कभी सुप्रीम कोर्ट के निर्णय को धता बताकर राम मंदिर की जगह बाबरी मस्जिद फिर बना देंगे क्योंकि सत्ता हमारे पास आने वाली है। कभी कहेंगे 15 मिनट के लिए सेना को बीच में से हटा लो, पुलिस को बीच में से हटा लो, फिर हम देखेंगे तुम्हारा क्या हल करते हैं। हमारे देवी देवताओं का मजाक उड़ाते हैं, और कोई एक व्यक्ति ऐसी बात कह दे जो इनको अच्छी ना लगे, सर तन से जुदा गैंग सक्रिय हो जाता है, कन्हैया जैसों की गर्दन काट दी जाती है। ये बढ़ती हुई आक्रामकता किसी के लिए भी ठीक नहीं है। आप देखिएगा जो सेंसस होना था 21-22 में, आज 24 हो गया, अभी तक तो हुआ नहीं। ये केवल देश की जनता को भ्रम में डालना और लोगों में नफरत फैलाने की बात ये लोग कर रहे हैं। ये पूरी तरीके से प्रधानमंत्री जी, भाजपा के लोगों का यही एजेंडा है। जनसंख्या का असंतुलन है, हिंदू की आबादी घटे और मुस्लिम की आबादी बढ़े, यह कांग्रेस की मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति के कारण से हुआ है। कांग्रेस पार्टी ने मुस्लिम लीग की तरह काम किया है, जिसकी वजह से ये आबादी का जो संतुलन बिगड़ रहा है उसका एकमात्र कारण यही है। इसीलिए इस देश में सामान्य नागरिक संहिता की आवश्यकता है। सामान्य नागरिक संहिता, जैसे हिंदू एक विवाह करेगा वैसे मुस्लिम भी एक विवाह करेगा। ये नहीं कि हम 5 हमारे 25 के फार्मूले से आबादी का संतुलन बिगड़े, फिर देश के अंदर एक और पाकिस्तान की मांग पैदा हो। इस प्रकार की चीज़ों को रोकने के लिए सामान्य नागरिक संहिता इस देश में जरूरी है। तो इस रिपोर्ट से कई सारे सवाल, कई सारे मुद्दे आ खड़े हुए, और उन सब पर चर्चा करेंगे। आज मेरे साथ एक बड़ा पैनल है, स्टूडियो में ये आज सब लोग, मैं आपका परिचय करवा देता हूँ। मेरे साथ सरदार RP सिंह जी है, बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं। मेरे साथ दूसरे मेहमान जो आनंद किशोर गर्ग जी हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं और वरिष्ठ नेता भी रहे हैं काफ़ी समय तक। मेरे साथ मौलाना साजिद रशीदी हैं, इस्लामी मामलों के जानकार हैं। मेरे साथ प्रणय कुमार जी हैं, शिक्षाविद हैं प्रणय कुमार जी, और मेरे साथ सैयद जव्वाद हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, स्वागत स्टूडियो में आज। RP सिंह जी, मैं आपसे शुरुआत करता हूँ। RP सिंह जी, चुनाव के समय ये रिपोर्ट आई है, इसके क्या मायने? आप लोगों पर पहले ही आरोप लग रहे थे लगातार कि बीजेपी कोशिश कर रही है इस चुनाव में ध्रुवीकरण करने की। अब ये जो रिपोर्ट आई है, इसको लेकर और इस तरह की जो है चीज़ें जो अब उठेंगी और इस तरह के आरोप आप पर लगेंगे, क्या कहेंगे आप? देखिए अशोक जी, नमस्कार। ये रिपोर्ट ना भी आए तो क्या ये आम आवाम को पता नहीं जो रिपोर्ट में है वो सबको जानकारी में है? कोई ऐसी चीज़ तो नहीं जो कोई छुपी हुई चीज़ है। जहाँ ये भी जानकारी में है कि जिस प्रकार से यहाँ पर पॉपुलेशन ग्रोथ हो रही है और हिंदुओं की पॉपुलेशन कम हो रही है, ये जानकारी में है। ऐसी ये भी जानकारी में है कि किस प्रकार से पाकिस्तान में हिंदू और सिखों की, अफगानिस्तान में हिंदू और सिखों की पॉपुलेशन कम हो रही है लगातार पिछले, मतलब उसी के पैरेलल में। ये कोई ऐसी चीज़ नहीं, कोई इसमें कोई बड़ा रॉकेट साइंस है या बहुत ऐसी जानकारी है जो विशेष जानकारी है। ये एक नेचुरल सी जानकारी है। हाँ, अब उसको ऑथेंटिकेट हो गया, वो सर्टिफाई हो गई, इतनी है कि वो सर्टिफाई हो गई। तो इसमें आप उसको राजनीति से जोड़ें, ये मेरा मानना गलत है, क्योंकि एक जो जानकारी दुनिया को थी, वो आम आवाम में थी, उसको आज सिर्फ एक डॉक्यूमेंट के थ्रू सर्टिफिकेशन हुआ, उसका ऑथेंटिकेशन हुआ है। लेकिन क्या इसको आप चुनाव के संदर्भ में, राजनीति के संदर्भ में
अब जिन लोगों ने राजनीति और चुनाव सिर्फ इसी बेसिस पे लड़ना है कि उनको हिंदू मुसलमान करना है और उनको सिर्फ इसी बात पे राजनीति करनी है, क्योंकि जिन लोगों ने अपने मैनिफेस्टो के अंदर सो कॉल्ड न्याय पत्र को जिहाद पत्र बनाकर अपना लॉन्च किया हो और जिसमें ये कह दिया हो कि हम माइनॉरिटीज़ के पर्सनल लॉ वापस लाएंगे, पेज नंबर 7 पैरा नंबर 2, और इसी प्रकार से उन्होंने कह दिया कि हम जुडिशरी के अंदर अपॉइंटमेंट करेंगे तो हम मतलब उसमें ओबीसी, एससी, एसटी और मिनॉरिटीज़ भी लिखा है, और उनके लिए मिनॉरिटीज़ मतलब पर्सनल लॉ तो कोई, हमारे तो पर्सनल लॉ है नहीं कोई, ना जैनियों के ना बुद्धिस्ट के कोई पर्सनल लॉज हैं, पर्सनल लॉ तो सिर्फ मुसलमानों के हैं। तो जिनको हिंदू मुसलमान करना वो इस रिपोर्ट में भी हिंदू मुसलमान देखेंगे और उसको हिंदू मुसलमान के चश्मे से देखेंगे, ठीक है। तो फिर किस नज़र से, आप बताइए इसको किस नज़र से देखना चाहिए, हिंदू मुसलमान की नज़र से? इसको इस नज़र से देखना चाहिए कि पिछले 70-80 साल में देश के अंदर एक पर्टिकुलर पक्ष को बढ़ाया गया है, समर्थन दिया गया है, और ये जो एक किस्म प्रकार का एक मैसेज बाहर भेजा जाता था कि नहीं यहाँ पर मुसलमान खतरे में है, यहाँ पर मुसलमान को दिक्कत है, यहाँ पर मुसलमान की पॉपुलेशन कम हो रही है, मुसलमान की आबादी कम हो रही है, या मुसलमान के लिए दिक्कत है, वो उस नजरिए से देखना चाहिए कि वो मिथ्या है। सच ये है कि आज जो प्रधानमंत्री की स्कीम्स भी हैं, जो बेनिफिशियरी स्कीम्स हैं, जिसमें आयुष्मान भारत है, जिसमें सिर पे छत के लिए स्कीम है, जिसपे उज्ज्वला स्कीम है, या जिसमें मुद्रा योजना स्कीम है, उन सब योजना स्कीम्स में भी लाभार्थी लगभग 30 से लेकर 36% तक मुसलमान हैं। एक मिनट दीजिए, 30 से 36% जो मैं कह रहा हूँ ये ठीक है। हाँ, और उसमें पॉपुलेशन, अब आपके हिसाब से जो पॉपुलेशन है ये वो कोई दिखती है, उसके हिसाब से पॉपुलेशन से ऑलमोस्ट दुगना लाभ मिलता है। ठीक है। तो एक नैरेटिव कहते हैं ना, डुगडुगी बजाकर एक नैरेटिव बिल्ड करना, एक लोगों को डराने के लिए, मुसलमान वोट को डराने के लिए और अपनी जेब में रखने के लिए एक नैरेटिव बिल्ड करना। ठीक है। हालांकि मोदी जी ने जितना बड़ा काम मुसलमानों के लिए, एक काम मैं सिर्फ बताता हूँ, जो ट्रिपल तलाक का बिल लेकर आए और बहनों को कितनी बड़ी सुविधा आसानी कर दी जीवन का, वो उनको कितना एक लाभ मिला उस कारण से, वो समझना चाहिए। वो क्या कि नहीं पर डुगडुगी बजाएंगे। मैंने अभी लाभार्थी स्कीम का भी बताया और मैंने एक सोशल फैब्रिक में भी बताया कि कैसे बहनों की चिंता की मोदी जी ने। ठीक है। और यही नहीं, अब वो जो 33% जो रिजर्वेशन मिलेगा महिलाओं को, उसमें भी मुसलमान बहनों को भी लाभ मिलेगा। मैं उस पर आऊँ, लेकिन उससे पहले सैयद जवाद, राहुल गांधी पूरे चुनाव में बार बार कह रहे हैं एक्सरे रिपोर्ट, एक्सरे होना चाहिए, एक्सरे होना चाहिए। अब ये भी एक तरह की एक्सरे रिपोर्ट ही है जो आ गई। अब इस एक्सरे रिपोर्ट से क्यों बौखलाई है कांग्रेस, उसको क्यों तकलीफ हो रही है? अगर एक्सरे रिपोर्ट की जो हिमायती बन रहे थे, आज उनको इस रिपोर्ट से क्यों चिंता हो रही है? बहुत बहुत शुक्रिया अशोक भाई, एक बड़ा मशहूर शेर फिर मुझे याद आ गया। वो झूठ बोल रहा था बड़े सलीके से, वो झूठ बोल रहा था बड़े सलीके से, मैं एतबार ना करता तो क्या करता। लेकिन चुनावी समय में जो रिपोर्ट आती है वो चुनावी रिपोर्ट है और वो सही रिपोर्ट मैं नहीं है उसको एक्सेप्ट करता। और ये शायद उन्हीं आर्थिक सलाहकार ने रिपोर्ट बनाई है जिन्होंने संविधान को बदलने के लिए एक लेख भी लिखा था, विवेक देवराय साहब ने, आई गेस। तो देखिए क्या है, अभी आंकड़ों के साथ बयानबाजी करना, आंकड़ों के साथ खिलवाड़ करना, और अभी खुद नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे की रिपोर्ट जो 5वीं हुई थी उसके अंदर यह बताया गया कि टोटल TFR रेट, फर्टिलिटी रेट जो है भारत का आइडल 2 हो चुका है और वो घट गया है। कुछ स्टेट्स के अंदर जैसी उत्तर प्रदेश है, बिहार है, असम है और 2 स्टेट्स हैं जिनमें 2.36 से बढ़ा हुआ है और आने वाले समय में और कम हो जाएगा। और इसके लिए बाकायदा एक बुक भी लिखी फॉर्मर चीफ इलेक्शन कमिश्नर आपके SY कुरैशी साहब ने, पॉपुलेशन बाय मिथ। मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के जो प्रवक्ता आते हैं या शीर्ष नेतृत्व है उसको पढ़ना चाहिए। उसमें बाकायदा उन्होंने एक्सप्लेन करके लिखा कि इसका डायरेक्ट ताल्लुक एजुकेशन से है, हेल्थ फैसिलिटीज से है और बहुत ज़्यादा अवेयरनेस प्रोग्राम से है। शहरी इलाकों में चाहे हिंदू भाई हो चाहे मुस्लिम भाई हो, उनके अंदर TFR रेट घटा है। जो गांव के इलाके हैं जहां एजुकेशन नहीं अच्छी है, जहां हेल्थ फैसिलिटीज नहीं अच्छी हैं, वहां इस तरीके की चीजें देखी गई हैं, क्योंकि फैमिली प्लानिंग के लिए आपको अवेयरनेस प्रोग्राम चलाना पड़ते हैं। नहीं ठीक है, लेकिन अब मैं आता हूं गंभीर बात, 10 सेकंड मुझको प्लीज। अब मैं आता हूं भारतीय जनता पार्टी की सोच के ऊपर।
नहीं मैं वही सुनिए भारतीय सुनिए जनता सुनिए पार्टी की मैं उसी सोच पर है, जिन्होंने कहा कि हिंदू बच्चों जवाद साहब सुनिए ज्यादा बच्चे पैदा करना चाहिए। जवाद साहब मोहन भागवत साहब ने कहा, जवाद साहब एक बात तो सुनिए, महाराज ने अरे कहा आपका साउंड में कुछ प्रॉब्लम है, मैं ठीक करवा के आपके पास आता हूँ। 1 मिनट रुक जाइए, मैं आता हूँ आपके पास, मैं आपको दोबारा मौका दूंगा, इसलिए आपको रोक रहा था आपको पूरी बात करने के लिए। लेकिन एक छोटा सा कमेंट, मैं आपका साउंड ठीक करवाता हूँ। मैं जो है साजिद रशीदी जी के पास जाऊंगा, लेकिन एक छोटी सी बात कर रहा हूं कि वो सिर्फ इसलिए जो आपने बात कही, ये बड़ी अजीब सी बात है कि हर व्यक्ति अपने अपने हिसाब से रिपोर्ट चुन लेता है। आपको लगा कि जो पूर्व चुनाव आयुक्त थे उनकी रिपोर्ट तो बड़ी सही थी, उनकी किताब बड़ी सही थी, और जो है प्रधानमंत्री सलाहकार परिषद की रिपोर्ट, मैं एक बात कह रहा हूं, मैं नहीं सुनिए, अरे बाबा ठीक है, मैं क्या कह रहा हूं, मैं एक बात कह रहा हूं कि हर व्यक्ति अपनी सुविधा के हिसाब से कोई ना कोई डेटा, कोई ना कोई आंकड़ा निकाल लेता है। मैं उस पर सर, तो ये भी सरकार की, ये प्रधानमंत्री सलाहकार परिषद की रिपोर्ट है, ये भी प्रधानमंत्री सलाहकार परिषद की रिपोर्ट है। जिन लोगों ने तैयार किया बड़े विद्वान लोग हैं, बड़े उन्होंने सलीके से बनाई है। मैं एग्जैक्टली वही कह रहा हूं, आपको यही मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि जो आपको पसंद नहीं है उनकी रिपोर्ट आपको पसंद नहीं आएगी, जो आपको पसंद आएगी वो रिपोर्ट। लेकिन साजिद रशीदी जी, आपका कमेंट, छोटा सा कमेंट। अभी भाई साहब ने संविधान बदलने की बात करी, मैं चाहूंगा दोस्त कृपा कर फिर मैनिफेस्टो पढ़ो कांग्रेस का, उसमें लिखा कि हम संविधान बदलेंगे, उसमें लिखा हुआ है। मैं अभी आपको अभी बताऊंगा साहब। अरे सर आप 1 मिनट रुकिए ना सर। हाँ सर, अरे सर 1 मिनट सुन तो लीजिए ना, आप बस यही तो दिक्कत है, सुनने की शब्द। देखिए कमाल है अशोक जी, कमाल हो गई, बोलने भी नहीं देंगे बात। लीजिए वो क्या कह रहे हैं, दावा कर रहे हैं, तो उनको बस तो उनको सुन तो लीजिए सर। अगर वो कह रहे हैं तो उनको सुन लीजिए, उसके बाद आप काउंटर कीजिए, ज्यादा बेहतर होगा। चलिए, मैं अपना 47 साल का पॉलिटिकल करियर स्टेक पे लगाता हूँ। अगर ये नहीं लिखा होगा कि हम कॉन्स्टिट्यूशन बदलेंगे सिर्फ इसलिए क्योंकि हमको कोटा बदलना है, हमने कोटा रिजर्वेशन चेंज करना है, इसलिए हम संविधान बदलेंगे, बिल्कुल। और मैं, हाँ सुनिए, अब आराम से सुनिएगा। आपने ठठा लिया, समझे नहीं, दाढ़ी लंबी होने से सुन तो लीजिए। 47 साल अगर वो अपनी पूरी राजनीतिक करियर में वो क्या कहना चाहते हैं, मैं आपको गुस्सा होने की बात नहीं ना, आप ठठिया रहे हैं बिना बात के, नहीं बिना बात के ठठिया रहे हैं। ठीक है, मैं कह रहा हूं कोई बात, अब आप बोलिए, मैं ठठियाऊंगा ना आपकी बात पे। मैं उस पे लिखा हुआ है कि हम कोटा बदलने के लिए, मैं अभी दे दूंगा आपको, मैं अभी मंगवा कर दे दूंगा। आपने पढ़ा है ना, आप तो अरे सर मैं अभी दे दूंगा ना आपको, पेज नंबर भी दे दूंगा जब मैं कह रहा हूँ, जब आप मेरी, इससे बड़ी बात हो सकती है, इससे बड़ी बात हो सकती है। नहीं एक चीज सुनिए सर, मैं देख लेना। ओके, मैं आता हूं इस पर, लेकिन एक बात तो जरूर है, संविधान भले संविधान ना, ये प्रमाण मांग रहे हैं, इनको 1975 का इतिहास बता दीजिए। नहीं छोड़िए, छोड़ दीजिए। मैं एक ही बात, सुनिए, मैं एक बात कहता हूं, सुनिए सर, एक मिनट साथ, एक मिनट रुकिए सर, एक मिनट रुकिए सर, एक मिनट सर, सुनिए, हम लोग मूल मुद्दे से भटक जाएंगे। उन्होंने एक बात की है, वो अपनी बात रख देते हैं अभी, आप इसको रुकिएगा। लेकिन मैं बार बार कह चुका हूं, ये कांग्रेस के घोषणा पत्र में क्या है क्या नहीं है वो एक अलग विषय है, लेकिन साथ साथ उसमें एक बात जरूर है, और वो बात बार बार आ चुकी है कि कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में जो वादे किए हैं, अगर कांग्रेस उन घोषणा पत्र को ही वायदा पूरा करने लगेगी तो उसको कम से कम जो है 30 से 40 संविधान संशोधन करने पड़ेंगे। मैं ये कह रहा हूं, ये चीज तो संविधान संशोधन, संविधान परिवर्तन, ये सब डिबेट जो बहुत पिछले समय से हो रही है, लेकिन मैं आज की डिबेट को एक बार फिर इसी पर ला रहा हूं जो आज का मूल विषय है। और वो मूल विषय कह रहा हूं बहुत अपने आप में इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि बीते कई सालों से भारत के खिलाफ एक फेक नैरेटिव जो है फैलाया जाता है कि भारत में अल्पसंख्यक असुरक्षित है, और मैं कहता हूं कि इस रिपोर्ट ने और कुछ किया नहीं किया, इस फेक नैरेटिव को जरा ध्वस्त जरूर किया है, इसकी हवा जरूर निकाल दी है। एक छोटा सा ब्रेक ले रहा हूं, टेक्निकल ब्रेक है मेरा, मैं ब्रेक के बाद आ रहा हूं, उसके बाद इस डिबेट को आगे बढ़ाऊंगा। और मैं वो पार्ट मंगवा रहा हूं, जीरा से प्यास बुझाए, डाइजेशन के लिए मस्त, शरीर में नमक पानी का बैलेंस बनाए। किसानों को जारी रहेगी 6,000 रुपए की सम्मान निधि, यह है मोदी की गारंटी। मेरे पापा का लाखों का हेल्थ इंश्योरेंस क्लेम पूरा रिजेक्ट हो गया, लेकिन कुछ ही दिनों में पॉलिसी बाजार ने हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी से हमारा क्लेम फिर से रिव्यू करवाया और क्लेम का सारा पैसा हमारे अकाउंट में आ गया। पॉलिसी बाजार पे 1 करोड़ का हेल्थ इंश्योरेंस सिर्फ 390 रुपए महीने से शुरू। तेरी होने वाली मदर इन लॉ कुछ ज्यादा ही ट्रेडिशनल है। ट्रेडिशनल लोग ज्यादा इमोशनल होते हैं। तो भाई साहब, अब कोई किसी की लाइफ में आग नहीं लगा पाएगा। समर कूल, जो हर दिल करे कबूल। तुम्हें पता है
इन्वेस्टर्स के लिए एक इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड होता है IPF। लेकिन अगर तुम्हारा ट्रेड एक्सचेंज पर एग्जीक्यूट नहीं हुआ या फिर कोई गारंटीड रिटर्न्स वाली स्कीम है तो ये IPF आपकी मदद नहीं कर सकता है। और अगर आपका ब्रोकर ही डिफॉल्टर बन जाए तो फिर IPF आपको कॉम्पेंसेशन दिला सकता है। कहाँ से सीखा? NSE की साइट पर। समझकर इन्वेस्ट कर। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब डबल M रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो। आज दही बड़ा खाने का मन है। वाह क्या स्वाद! असली स्वाद तो MDH दही बड़ा रायता मसाले से ही आता है। सर, आप किस एज में रिटायर हुए थे? 39। सोच रहा था काश मेरी भी रिटायर्ड लाइफ आप जैसी हो। उसके लिए मैदान में उतरना पड़ेगा। उतरूंगा ना सर। अरे भाई यहाँ नहीं, म्यूचुअल फंड्स के मैदान में। म्यूचुअल फंड्स? हर महीने इन्वेस्ट करो, फ्यूचर की तैयारी करो। करोड़ों लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं और देश के साथ आगे बढ़ रहे हैं। सही है सर। तो आ जाओ मैदान में। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। योजना से जुड़े सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें। बहाना नंबर 11, नींद पूरी करने का डे। बहाना नंबर 28, ट्रिप पर जाने का डे। 39, बिंज वॉच ऑल सीजन्स। 65, घर की सफाई का डे। एक वोट ना डालने से क्या होगा? और सबसे बड़ा बहाना, isn't it a holiday today? हॉलिडे? 101 बहाने हैं वोट ना डालने के, पर इस चुनाव के पर्व में एक ही रीजन काफी है वोट डालने का। वो है हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी, देश और हमारे फ्यूचर के लिए। तो चलो सब मिलकर मनाते हैं इस चुनाव के पर्व को गर्व के साथ। बेटा कहता है पापा बीमा ले लिया होता तो आज हो जाता ऑपरेशन। अब हमें कौन बीमा देगा 70 के बाद? तुम लोगों ने सुना नहीं? 70 साल से ऊपर के सभी वरिष्ठ नागरिकों को 5 लाख तक का इलाज मुफ्त में मिल गया। समझो, बस वोट के दिन पोलिंग बूथ पे जाओ और कमल का बटन दबाओ, मोदी को फिर से लाओ। कमल का बटन दबाएं, भाजपा को जिताएं। MDH का किचन किंग किचन में हो तो हम सब कुछ बना सकते हैं। बैंगन का भरता, आलू गोभी, भिंडी मसाला और भी बहुत कुछ। MDH। दो टुक आप देख रहे हैं। दो टुक में आज हम चर्चा कर रहे हैं घटी आबादी बढ़ते खतरे। दरअसल प्रधानमंत्री सलाहकार परिषद की जो एक रिपोर्ट आई है आबादी को लेकर, वो वास्तव में जो है चौंकाने वाली रिपोर्ट है और वो कई खतरे भी खड़े करती है, तो साथ साथ कई फेक नैरेटिव्स को ध्वस्त भी करती है। ये रिपोर्ट कहती है कि पिछले 65 सालों में एक तरफ हिंदुओं की आबादी करीब करीब 7% से ज़्यादा घटी है, तो मुसलमानों की आबादी 43% बढ़ी है। भारत में लगातार एक नैरेटिव फैलाया जा रहा था, भारत क्यों दुनिया भर में फैलाया जा रहा था कि भारत में अल्पसंख्यक जो हैं असुरक्षित हैं। ये रिपोर्ट उसको ध्वस्त करती है, इस फेक नैरेटिव को, लेकिन साथ साथ कुछ और खतरे जो हैं उनकी तरफ इशारा भी करती है, कुछ चुनौतियों की तरफ भी इशारा करती है। उन सब पे चर्चा कर रहे हैं। मेरे साथ RP सिंह जी जुड़े हुए हैं BJP से, मेरे साथ नंद किशोर गर्ग जी जुड़े हुए हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं, मौलाना साजिद रशीदी मुस्लिम मामलों के इस्लामी मामलों के जानकार हैं, प्रणय कुमार जी हैं मेरे साथ जो शिक्षाविद हैं, और साथ साथ सैयद जवाद हैं राजनीतिक विश्लेषक हैं। मौलाना साजिद रशीदी, आपकी पहली कमेंट जो है इस रिपोर्ट पर क्या है? क्योंकि मैं फिर कह रहा हूं कि इससे पहले कुछ रिपोर्ट्स और आई थी और मेरे पास उस रिपोर्ट का हवाला भी है, और वो रिपोर्ट जो है सेंटर फॉर पॉलिसी एनालिसिस की थी। ये नवंबर 2022 में आई थी और ये रिपोर्ट भी यही कहती थी कि भारत दुनिया का ऐसा देश है जहां सबसे ज़्यादा जो मुसलमान हैं, अल्पसंख्यक हैं, सुरक्षित हैं। दूसरे नंबर पे जापान था, तीसरे नंबर पे दक्षिण कोरिया था। तो कुल मिलाकर ये जो एक नैरेटिव बनाया जाता था कि भारत में मुस्लिम अल्पसंख्यक हैं, वो तो कम से कम ध्वस्त होता है ना। देखिए, पहले तो मैं आपको ये बता दूं, हमने बारहा इस बात को कहा है कि हिंदुस्तान में मुसलमान पाकिस्तान से भी ज़्यादा सुरक्षित है जी। इस बात को अच्छी तरह समझ लीजिए, और मैं सरकारी चैनल पर कह रहा हूँ, मैं कोई ये बात छुपकर नहीं कह रहा हूँ, इसको अच्छी तरह समझ लेना चाहिए। जो लोग नैरेटिव चलाते होंगे, जो समझते होंगे, उनका अपना सोच हो सकती है। दूसरी बात, ये सोचने का फ़र्क है कि आधा गिलास खाली है या आधा गिलास भरा हुआ है, ये सोचने का फ़र्क है। कुछ लोगों को आधा गिलास भरा हुआ दिख रहा है, साहब मुसलमानों की आबादी बढ़ रही है। आज़ादी के बाद में
मुसलमान 3.5 करोड़ था और हिंदू भाई कितने थे? 31 करोड़ 70 लाख। 31 करोड़ 70 लाख बढ़कर 96 करोड़ हो गए। 96 करोड़। और मुसलमान बढ़कर कितना हुआ है? 17 करोड़। यानी आप ये देखिए कि 96 करोड़ को इन 17 करोड़ से किस तरह डराया जा सकता है। उसके कितने तरीके हो सकते हैं। एक तरीका उसका पॉपुलेशन भी है कि साहब मुसलमान अगर आ गया तो ये तो इस्लामिक स्टेट बना देंगे इसको। ये तो जिहाद से अभी जैसे एक साहब की मैं बाइट सुन रहा था कि साहब यहाँ तो सर कलम हो जाते हैं और ये हो जाता है और फला हो जाता है। ये सब एक नफरत फैलाने वाली कहानी चल रही है। नहीं तो मुझे बताइए, अगर देश में पॉपुलेशन बढ़ रही है, फर्टिलिटी रेट का जिक्र किया सैयद जवाद ने, मैं भी इस बात को कहना चाहता हूँ, आप निकाल लीजिए आंकड़े फर्टिलिटी रेट के। हिंदुओं में ज़्यादा बढ़ी है पॉपुलेशन फर्टिलिटी रेट को अगर देखा जाए, मुसलमानों में कम हुई है। और ये सच्चाई है, जो जो एजुकेशन आ रही है किसी भी समुदाय में, किसी भी समाज में, तो वहाँ फर्टिलिटी रेट अपने आप से कम हो रहा है। ये कोई ना तो मुसलमान के हिसाब से हो रहा है ना कोई हिंदू के हिसाब से हो रहा है। जहाँ एजुकेशन नहीं वहाँ ज़्यादा हो रहा है, जहाँ एजुकेशन है वहाँ कम हो रहा है। लेकिन चूंकि ये इलेक्शन बिल्कुल खामोशी के साथ चल रहा था, बिल्कुल इतना अच्छा इलेक्शन पहले कभी नहीं देखा गया, खास तौर से 2014 के बाद तो देखा नहीं गया। बहुत अच्छा इलेक्शन था, लेकिन जब देखा कि पहले और दूसरे चरण में कि कहीं ना कहीं कुछ गिरती हुई साख दिख रही है, तो फिर पीएम ने भी वो बातें कहना शुरू की जो एक पीएम पद की गरिमा को उन्होंने बिल्कुल ऐसा कर दिया कि मैं समझता हूं आप राजनीतिक पुट दे रहे हैं सर मैं, है ना? देखिए मैं ये अच्छा, मुझे कहने का अधिकार तो है, आपको बिल्कुल है सर। मैं एक बात तो मुझे कहने नहीं दीजिए सर, बिल्कुल मुझे आपको कहने नहीं दीजिए। मुझे मैं भी अपने उसी अधिकार का इस्तेमाल करते हुए एक बात कह रहा हूं कि जो जिस तरह से एक राजनीतिक माहौल बनाया जा रहा है कि पहले दो चरण में ऐसा हो गया, ये भी मैं कह रहा हूं, पता नहीं ये भी चुनाव नतीजे आएंगे तो ये भी हो सकता है फेक नैरेटिव साबित हो जाए। हाँ, हो सकता है, लेकिन हो सकता है। चलिए मैं मान लेता हूं आपकी बात, हो सकता है, लेकिन सोच वही है कि हालात ऐसे हैं। अब मुझे ये बताइए, ऐसा कहां लिखा गया किसी के मैनिफेस्टो में कि माता और बहनों का मंगलसूत्र छीनकर मुसलमानों को दे देंगे? मुसलमानों का नाम लिया पीएम ने। ये कितना घिनौना बयान है। इससे शर्मनाक बयान हिंदुस्तान की तारीख में और हिंदुस्तान की राजनीति में हो ही नहीं सकता। यहाँ पर एक बार और टोक देता हूँ, आप तो 10 बार टोकिए, मुझे टोकेंगे जरूर, मुझे पता है। मैं सिर्फ ये बता रहा हूँ, नहीं मैं जो कह रहा हूँ फैक्चुअल एक चीज कह रहा हूँ। बिल्कुल बताइए। प्रधानमंत्री ने मुसलमान शब्द नहीं कहा था, घुसपैठिए शब्द कहा था। अब आप उसको मुसलमान पढ़ रहे हैं, वो आपकी इच्छा है। मैं इस बारे में प्रधानमंत्री जी ने सुनिए सर, मैं इसको कई बार डिबेट कर चुका हूं। मैं बताता हूं, मैं इस मुद्दे पर कई बार डिबेट कर चुका हूं। प्रधानमंत्री ने मुसलमान शब्द नहीं कहा, मैं बताता हूं, उन्होंने घुसपैठिए शब्द कहा था, जिसको आप लोग अच्छा मैं बताता हूं क्या कहा उन्होंने कहा मुसलमान घुसपैठियों को देंगे। ये लफ्ज कहा है उन्होंने। आप इसको चाहे जिस तरह बदल लीजिए, ये प्रधानमंत्री के मुंह से अच्छी नहीं लगती बात, क्योंकि जब प्रधानमंत्री बन जाता है वो हर समाज का, हर मजहब का, हर आदमी का प्रधानमंत्री होता है। घुसपैठियों का प्रधानमंत्री थोड़ी होगा। हमने कब कहा घुसपैठियों का? 2017 में सर, एक चीज और मैं क्लियर कर दूं, ठीक है, लेकिन 2017 में, अच्छा सुनिए, 2017 में सर, एक 10 सेकंड बोलिए। 2017 में जब रोहिंग्या दाखिल हुए हमारे देश में, सरकार किसकी थी? रोहिंग्या 2017 से पहले ज्यादा जो तादाद हुई है, ज्यादा जो तादाद आई है 2017। सुन लीजिए, मैं जो बता रहा हूँ, सरकार इनकी थी। अच्छा छोड़ दीजिए, किसकी सरकार में आए, मैं कह रहा हूं ना, मुद्दे से हम भटक रहे हैं। आप ये छोड़ दीजिए किसकी सरकार में आए। 10 साल से इनकी सरकार है, कितने रोहिंग्यों को निकाल दिया इन्होंने? चलिए, कितने घुसपैठियों को निकाल दिया, कितने कश्मीरियों को वापस भेज दिया? ये बयान बहादुर है, जुमलेबाज है। विषय पर आ जाता हूं ना एक बार फिर। और एक चीज और मैं बोल दूं, चलिए सर, आपने कहा, आपने शुरू में टिप्पणी करी और आपकी टिप्पणी इंटरेस्टिंग थी कि राजनीतिक बहस होगी, लेकिन आप खुद उस राजनीतिक पाले में जाके चले गए जहां पर जिस चीज को आप आपत्ति जता रहे थे। तो मुझे लगता है मैं सिर्फ कुरान पढ़ने के लिए तो थोड़े बैठा हूं सर, यहां बात कर रहा हूं सर, मैं इस्लामियात पर बात करने थोड़े बैठा हूं। हम एक मुद्दे पर भी जरा डिबेट जो हिंदुस्तान का नैरेटिव इस वक्त है उस पर बात करने के लिए बैठा हूं। रिपोर्ट को छोड़ करके हम सब चीजें बात कर रहे हैं। मुझे लगता है इस रिपोर्ट को लेकर के, अगर इस रिपोर्ट को लेकर आपत्ति है, फेक वो बताया जाए। हाँ तो ठीक है, आप कह रहे हैं फेक है, नंदकिशोर गर्ग जी कह रहे हैं फेक रिपोर्ट है, तो मुझे लगता है फिर उस पर इतना लंबा चौड़ा करने का एक लाइन में कहना चाहिए फेक रिपोर्ट है, ये चर्चा करने लायक। लेकिन ठीक है, एक सेकंड ले लूं पहले मैं। हाँ, वो ये जो कह रहे थे वो मेरे पास रिपोर्ट आ गई, वो मैनिफेस्टो आ गया। मैं मैनिफेस्टो का वो पढ़ देता हूँ, एग्जैक्टली पूरा डिटेल पढ़ देता हूँ। उसमें लिखा है, ये कॉलम नंबर 2 है, पेज नंबर 5 पे, कांग्रेस गारंटी दैट इट विल पास ए कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट
to raise the 50% cap on reservation. मैंने क्या कहा अभी? अमेंडमेंट कोई बुरी चीज है? एक मिनट, मैंने भी कहा ना, मैंने कहा आपने कहा संविधान को बदलेंगे, कांग्रेस के मैनिफेस्टो में लिखा है, आपने बोला कि बदलेंगे संविधान को। नहीं नहीं, आपने कहा अमेंडमेंट अलग चीज है सर, अमेंडमेंट तो अलग चीज है। एक मिनट, आप बोल रहे हैं भाजपा संविधान बदल देगी। नहीं, अमेंडमेंट को आप, वो तो बीजेपी ने भी नहीं कहा, बीजेपी के नेता ने कहा है, बीजेपी एमपी टिकट नहीं मिली, एमपी कह रहा है, टिकट नहीं मिली, उसको टिकट नहीं मिली, एमपी कह रहा है, एमपी कह रहा है। अरे सर, पब्लिक डोमेन में है। अब देखिए, मैंने मैनिफेस्टो पर नवनीत राणा ने क्या कहा है? एक मिनट रुकिए, अमेंडमेंट कोई बुरी चीज नहीं है। अरे सर, आपने अमेंडमेंट कोई बुरी चीज नहीं, हर सरकार करती है अमेंडमेंट, हर सरकार करती है, ये सरकारों के अधिकार में आता है। सुनिए, मैं नहीं, आप गलत बातें मत करिए। एक तो टॉन नीचे कीजिए, धमकाने की बात मत कीजिए, धमकाने की बात मत कीजिए, धमकाने की बात मत कीजिए, धमकाएंगे। मैं कह रहा हूं, मेरी बात सुनिए सर, मेरी बात सुनिए, मैं कुछ कह रहा हूं आपसे, मैं कुछ कह रहा हूं आपसे सर, मैं कुछ कह रहा हूं आपसे, मैं ये कह रहा हूं सर, अगर हर आदमी धमकाने लगता है, फिर वही बात अब आप धमकी कर दोहराएंगे। एक मिनट रुकिए सिंह साहब, एक मिनट रुकिए, एक मिनट, साजिद रशीदी बताइए, कार्यक्रम मेरा है, मेरी बात कम से कम बिल्कुल सुनाइए सर, आप ही की बात सुन रहे हैं। मैं सिर्फ ये कह रहा हूं, आप कांग्रेस के प्रवक्ता नहीं है सर। अगर एक मिनट मेरी बात तो सुनिए ना सर, आप फिर आप बोल रहे हैं। बताइए। अगर वो कांग्रेस पर कोई आरोप लगा रहे हैं, वो कांग्रेस की तरफ से डिफेंड करने के लिए, कांग्रेस नहीं आती है, वो कांग्रेस के, उनको डिफेंड कर ले। आप एक तरफ कहते हैं कि आप जो इंडिपेंडेंट वॉइस हैं, दूसरी तरफ आप बार बार कांग्रेस को डिफेंड करने के लिए कूद रहे हैं। ये मत कीजिए। मैं 10 सेकंड बोलिए। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं, मैंने कांग्रेस की तरफ से डिफेंड नहीं किया, मैंने कहा है कि इन्होंने गलत बोल दिया। नहीं तो अमेंडमेंट अलग चीज है, संविधान को बदलना बिल्कुल अलग चीज है। एक मिनट, जब आप, मैं फिर दोनों बातें बिल्कुल अलग अलग हैं। एक मिनट सर, उसको भी तो समझिए। अब आप रुकिए। अमेंडमेंट तो हर सरकार करती है। सर रुकिए प्लीज। इस देश में जितनी बार संविधान संशोधन हुए हैं, वो संविधान में बदलाव ही होते हैं। ये आपका मतलब, संविधान को बदलना नहीं कहते सर। ये आप रुकिए एक मिनट, बदलाव होता है, संविधान को बदलना नहीं कहते, बदलाव होता है ना, बदलाव होता है। देखो, संशोधन जो है उसको आप संशोधन कहते हैं, वो संविधान की कुछ जो चीजें होती हैं उनमें छोटे छोटे बदलाव ही अमेंडमेंट होता है, बदलाव ही होते हैं। तो आप इस बहस में, एक मिनट सर, मैं आ रहा हूं, एक मिनट सर, आ रहा हूं। मेरे लिए डिबेट का विषय नहीं है दोनों संविधान। मैं फिर कह रहा हूं, बार बार कह रहा हूं, जिस तरह से ये एक फेक नैरेटिव है कि भारत में मुसलमान असुरक्षित है, उसी तरह से फेक नैरेटिव है कि भारत में संविधान बदल जाएगा। ये लोगों का, रुकिए साजिद, रुकिए, मैं अब आपके पास आऊंगा तब मैं बोलूंगा, आपके पास आऊंगा तब मैं बोलूंगा, आपके पास आऊंगा तब बोलिएगा। तो इसलिए मैं कह रहा हूं, इस फेक नैरेटिव को छोड़ करके, अगर किसी को लग रहा है कि ये रिपोर्ट जो है, इस रिपोर्ट में कुछ चीजें हैं जिस पर किसी को आपत्ति है, किसी को लग रहा है रिपोर्ट खराब है, किसी को लग रहा है इस रिपोर्ट के खतरे हैं, उस पर हम बहस करेंगे तो ज्यादा अच्छा है, बजाय इसके कि हम इधर उधर जाए। और जब मैं फिर बार बार कह रहा हूं, मेरा इतना लंबा करियर है, मैं टीवी डिबेट में देखता हूं, जब एक चीज पर आपके पास फैक्ट नहीं होते, तब आप दाएं जाते हैं, बाएं जाते हैं, क्योंकि आप उस रिपोर्ट पर डिबेट करने से बचना चाह रहे हैं। तो आप प्लीज अगर उस रिपोर्ट पर डिबेट करेंगे तो मुझे लगता है वो अच्छा होगा, क्योंकि उस पर अगर आपको पक्ष है विपक्ष है, कहिए, बोलिए सर। अशोक जी, हम जो बहस कर रहे हैं, रिपोर्टें आती है, सच्चर जी एक कमीशन बना, राजेंद्र सच्चर, रिपोर्ट आई, कितना उसके अंदर फेक नैरेटिव है, कितना ठीक है, ये बाद में समय से पता चलता जाए। परंतु मैं ध्यान दिलाना चाह रहा हूँ कि सारे माइनॉरिटी शब्द संविधान के अंदर जिन चीज़ों के लिए आया है, उसमें सबसे ज़्यादा लगभग 20 करोड़ अभी स्वयं मान रहे हैं। तो 55,000 वालों के लिए क्या कहेंगे आप? पारसी कुल 55,000 है। सबसे ज़्यादा देश के लिए कंट्रीब्यूशन हर दृष्टि से, सैम मानिकशाह से लेकर रतन टाटा, गोडरेज, जितने नाम गिनाएंगे पालकी वाले, जिन्होंने संविधान को 75 के अंदर, जिसमें मैं जेल गया था, संविधान को अलमारी में रख के 2 साल तक संविधान स्थगित था। सुप्रीम कोर्ट से भी ये कहलवा दिया था कि संविधान अभी लागू नहीं है, जिनके मेरे जवाद भाई भी और साहब कह रहे हैं कि संविधान के अंदर पहला परिवर्तन
संसद के बनने से पहले ही हो गया था। आवश्यक जब भी होगा देश के लिए 52 में संसद बनी है और उससे पहले ये भी अमेंडमेंट हुआ, अमेंडमेंट होंगे, परंतु अटल जी के टाइम का भी करते हैं। रिव्यू करने की बात आई थी, रिव्यू करना बदलना नहीं है, सब इसको छोड़ ही देते हैं, इसलिए वो इशू नहीं। परंतु आज की तारीख में ये जो रिपोर्ट आज मैं कहना चाहूंगा, इस देश ने पार्टीशन भुगता है, मेरे परिवार ने भी भुगता है। जिन्होंने पार्टीशन मांगा था, पंजाब ने नहीं मांगा, सिंध ने नहीं मांगा, उन लोगों के ऊपर थोपा गया, क्योंकि सर छोटू राम जी और उस सिकंदर हयात साहब की सरकार के अंदर वो पार्टीशन के हक में नहीं थे। और लखनऊ के यहाँ के आसपास के लोग जो पार्टीशन मांगते थे, जिन्होंने उस रेशो में भूमि भी ले ली, जो डिवीजन हुआ है 34% और 66%, जिन्होंने पार्टीशन मांगा वो सब यही हैं और आज भी उसी मानसिकता में जी रहे हैं कि लड़के हंस के लिया था पाकिस्तान, लड़के लिया था। आपको क्या इस रिपोर्ट में कुछ खतरे दिखते हैं? इस रिपोर्ट में मुझे खतरा ये लगता है कि जैसे इन्होंने कहा कि 30 करोड़ से 96 हो गए, 3 गुना हुई, और 3 करोड़ से 20 करोड़, 7 गुना। अब प्रेजेंटेशन का खेल है ना, आंकड़े को आप ये कह रहे हैं 3 करोड़ से बांग्लादेश में, जो आज का बांग्लादेश है, उसमें 3 करोड़ से ऊपर हिंदू थे, आज कितने हैं? जो वो पाकिस्तान है जिसको मूल रूप से जो पश्चिमी पाकिस्तान जिसको, उसमें कितने हिंदू थे? केवल वो बचे थे जो वाल्मीकि भाई थे, जिनसे सफाई करानी थी। बाकी धीरे धीरे बिल्कुल टोटल एलिमिनेट कर दिया गया। आज वो इतने कम हो गए हैं कि जहाँ 1 करोड़ के आसपास थे, आज मुश्किल से 15-20 लाख है। कहाँ गई पूरा? ये रिपोर्ट केवल भारत पाकिस्तान मैं ये जानना चाह रहा हूँ इस रिपोर्ट के बाद, जब अगर आप कह रहे हैं कि इस रिपोर्ट को लेकर कुछ चिंताएं हैं, तो क्या इससे निकल कर मैं थोड़ा सा मतलब जो इन्होंने भी कहा शिक्षा, दोनों ने कहा ना, बड़ी अच्छी बात। तो शिक्षा मदरसे की चाहिए या भारत की शिक्षा चाहिए? यही सारा जो इशू क्या है। जो लोग दिल्ली के नॉर्मल स्कूलों में, मेरी कॉन्स्टिट्यूशन जब मैं चुनाव लड़ता था, शकूरपुर में मेरे 10,000 मुस्लिम भाई थे, नॉर्मल स्कूलों में पढ़ते थे, सबका आर्थिक चिंतन। मेरा ये मानना है कि शकूरपुर में मेरे अब्बासी भाई जितने भी सलमानी थे, जो जितने भी थे, सबके घरों के अंदर 25 गज के मकान में जितनी सुविधाएं होनी चाहिए, उन्होंने अपनी मेहनत से रंग रोगन, पेंट करना है, लकड़ी का काम करना, जितने स्किल के काम है, स्किल वाला आज की तारीख में रोज आना 1000-1500 रुपये रोज कमाता है। इसलिए आर्थिक स्थिति तो जो बताते पिछड़ी हुई है, कहीं नहीं है, परंतु एक मानसिकता के अंदर कि हमने इसको सारे को जिहाद शब्द, वोट के लिए जिहाद शब्द प्रयोग करने का निंदा की मेरे भाई ने। ये तो स्कॉलर है, नहीं इन्होंने नहीं की ना, कि जिसने वो सलमान को, वो जो खुर्शीद साहब की भांजी ने वोट जिहाद बोला, इनको करना चाहिए था, कांग्रेस को भी करना चाहिए था, उनके समर्थकों को भी नहीं। वोट जिहाद नहीं होगा। आप साजिद रशीद जी, आपका कमेंट, फिर मैं इधर आऊंगा, इस तरफ आऊंगा जी। साजिद रशीद, देखिए ये जो लफ्ज़ जिहाद लाते हैं ना बार बार, कम से कम हमारा मन तो टटोल लीजिए। हमने पाकिस्तान को इसीलिए नकारा है, और मैंने बैठते ही पहले से ये कहा कि पाकिस्तान से ज़्यादा सुरक्षित है मुसलमान यहाँ। आपको समझ में नहीं आई ये बात कि मैंने क्यों कहा? मैंने इसलिए कहा कि हम हिंदुस्तान से अपनी जान से भी ज़्यादा प्यार करते हैं, ये समझ लीजिए आप बात। और ये जो बार बार आप लोग जिहाद और नफरत की बात करते हैं ना, ये कहीं ना कहीं आप हमारे दिल को दुखाने का काम कर रहे हैं। ये बातें मत कीजिए, आप उसको कंडेम करिए। मैं कर रहा हूँ, ये को कंडेम करने, वो तो कांग्रेस के नेता ने बोला। अगर सिर्फ मुसलमान इसको कंडेम करेगा उससे नहीं होता, ये तो हर हिंदुस्तानी कंडेम करेगा। आप भी करें, मैं हिंदुस्तानी नहीं हूँ, तो करें ना कंडेम। ये इसका क्या मतलब है कि आप भी करें? मैं कह रहा हूं हर हिंदुस्तानी को करना चाहिए। आप करें, आप भी करें, इसका मतलब मैं हिंदुस्तानी नहीं हूं। ठीक है, ये कौन सी बात है? हिंदुस्तानी पूरे मत करो ना ऐसी बातें सर, मत करो ना ऐसी बात। मैं कह रहा हूं, मैं देखिए, हमने जिहाद को जितना कंडम किया है, शायद आपने उसको सुना ही नहीं है। सबसे पहले पाकिस्तानी आतंकवाद को कंडम करने वाले मुस्लिम उलमा, कश्मीरी जिहाद को कंडम करने वाले मुस्लिम उलमा, आईसिस जिहाद को कंडम करने वाले मुस्लिम उलमा। आप समझते नहीं उन बातों को, आप सुनना ही नहीं चाहते, आप कोड ही नहीं करते हमारी तरफ से उन बातों को। आप तो ये करना चाहते हैं, ये भी मैं कहूं, ये भी मैं कहूं, ये भी मैं कहूं। बस साजिद जी, एक मिनट, इसको पर्सनल मत लीजिए, लेकिन मैं एक क्योंकि नफरत एक जहन में बैठ गई आपके। साजिद जी मेरी बात सुनिए, मैं क्या कह रहा हूं, इसको पर्सनल नहीं ले, लेकिन ये बात तय है कि इसको जस्टिफाई सलमान खुर्शीद ने किया। उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा ये जिहाद मतलब ये नहीं है, जिहाद मतलब संघर्ष है। तो इसलिए, लेकिन मैं फिर कह रहा हूं, इस डिबेट में हम नहीं जाना है, इस डिबेट में हम ना जाएं। नहीं, उस लफ्ज़ का यूज ही नहीं करना चाहिए ना। चलिए जल्दी से सिंह साहब रिस्पॉन्ड कीजिए, फिर मैं इस तरफ। नहीं, उसमें
जो सोच है कि वो जिहाद तक होती बात तो ठीक थी। उन्होंने कहा जो मुसलमान बीजेपी के कैंडिडेट के समर्थन में खड़ा होगा उसका बहिष्कार करेंगे। वो खत्म, वो गलत है, बेवकूफ है। मुझे लगता है बिल्कुल कहने वाले वो गलत है, वो बोला उसने। हाँ वो गलत है। और उसमें सपा और कांग्रेस के दोनों लोग थे जी। बिल्कुल ठीक है, मैं फिर एक बार ओके सर, मैं विषय पर एक बार सुनिए सर, मेरे पास बीजेपी को हराने के लिए वोट करेंगे। ओके सर, मैं विषय पर, मैं एक बार फिर विषय पर आ रहा हूँ। सैयद जवाद, आप इस रिपोर्ट को क्यों नहीं मानते कि ये रिपोर्ट जो है ऑथेंटिक है? आप क्यों इसको कहते हैं कि ये रिपोर्ट ऑथेंटिक नहीं है? देखिए, चुनावी मौसम में जिस तरीके की भारतीय जनता पार्टी अपना नैरेटिव चला रही है, और मुझे बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है कि हमारे देश के प्रधानमंत्री जिस नैरेटिव को गढ़ना चाह रहे हैं, खास तौर से हिंदू मुसलमान के बीच एक लंबी डिवीजन दिखाना चाह रहे हैं, वो देश के अंदर हो नहीं रहा है। और वो जब नहीं हो रहा है तो भारतीय जनता पार्टी अपने 10 साल के कार्यकाल के ऊपर चुनाव नहीं लड़ रही, वो झूठ का सहारा ले रही है। अभी कांग्रेस के मैनिफेस्टो को लेकर इन्होंने क्या कहा कि संविधान बदल देंगे, फिर इन्होंने आरक्षण का जिक्र करा कि हम आरक्षण के अंदर संशोधन करके 50% से ऊपर लेकर के जाएंगे। ये तो बहुत सी जगह है। अब आरक्षण, मुसलमानों के आरक्षण की इन्होंने बात करी। भाई साहब, आपकी टीडीपी तेलुगु देशम पार्टी के साथ आपका गठबंधन है, वो क्या कह रहे हैं कि हम मुसलमानों को 4% जो है आरक्षण देंगे। रुक जाइए, 5,000 रुपए। अब देखिए, मैं आपके बीच में नहीं बोला। अशोक भाई, दिस इज टोटली अनफेयर, दिस इज टोटली अनफेयर। ठीक है, टीडीपी खुला समर्थन कर रही है, उसके बाद 5,000 रुपए जो है देने का वादा भी कर रही है और तमाम चीजें। वहां इनको जो है मीठा मीठा गप गप और कड़वा कड़वा थू थू। उधर नीतीश कुमार साहब एनडीए के अलायंस जातीय जनगणना का समर्थन कर रहे हैं, और उन्होंने करवाया भी सर्वे। उसका विरोध कौन कर रहा था? भारतीय जनता पार्टी के लोग। और उसके बाद सुन लीजिए, अब देखिए ये होने लगा। ठीक है, नीतीश कुमार, सुनिए तो, अरे सुनिए, बड़ी इंटरेस्टिंग बात, मजा आ जाएगा आपको। मैं सिर्फ आपको दुरुस्त कर रहा हूं, मैं बीजेपी ने वहां पर सर्वे का विरोध नहीं किया। अच्छा सुनिए तो, अरे अभी सुनिएगा। अभी माननीय प्रधानमंत्री जी बड़ी बातें कर रहे थे कि जो है तुम्हारी भैंस लिए जाएंगे, 2 में से 1 हो जाएगा, कांग्रेस के अंदर जो है मंगलसूत्र छीन लेंगे, तमाम झूठी बातें बोली नहीं बोली, बोली ना। उसके बाद मुसलमानों के आरक्षण को लेकर के बात कही। नीतीश कुमार साहब एनडीए के घटक दल जिनकी चाबी फेंक दी गई नहीं, उन्होंने कहा कि हमने मदरसों के लिए आधुनिकीकरण करने के लिए, भूल मत जाना, बड़ा काम करा हमने, जो है कब्रिस्तान की बाउंड्रियां करवाई है, भूल मत जाना। हम मुसलमानों के बड़े हिमायती, ये मैं झूठ बोलूंगा। आपने 40 साल का करियर, 10 साल का करियर लगा देता डिबेट में आना। अगर उन्होंने नहीं बोला, अगर समर्थन मांगे प्रधानमंत्री जी, एक मिनट रुकिए सैयद जवाद, आपने सब कुछ कहा, लेकिन इस रिपोर्ट के कंटेक्स्ट में कुछ नहीं। मैं एक मिनट रुकिए सर, मैं इसीलिए प्रणव जी को लाना चाह रहा हूं, क्योंकि मैं चाहता हूं ये डिबेट, हम 40 मिनट से डिबेट कर रहे हैं, सबके अपने अपने मुद्दे हैं, सबके अपने अपने तर्क हैं, लेकिन डिबेट को जो इशू है उसको छोड़कर फिर उसके बाद कहते हैं कि ये राजनीतिक जो है ये रिपोर्ट राजनीतिक है। अरे अगर आप राजनीति करना चाहते हैं तो आप रिपोर्ट पे भी राजनीति करेंगे, और अगर आप रिपोर्ट पे डिस्कस करना चाहते हैं सीरियस तो आप रिपोर्ट पे डिस्कस करेंगे। एक मिनट रुकिए, तो प्रणव जी बोलिए, खत्म हो जाता है। प्रणव जी बोलिए। अशोक भाई, एक सिंह साहब, लगभग 45 मैं आपको मौका दूंगा। लगभग 45 मिनट बाद मैं इस डिबेट में आया हूं, तो मुझे अपनी बात रखने का अवसर देंगे मेरे साथी। इस रिपोर्ट में कुछ गंभीर और महत्वपूर्ण टिप्पणियां भी आई हैं, इसके व्यापक परिप्रेक्ष्य पर चर्चा होनी चाहिए। आप पाएंगे इस रिपोर्ट में कि 165 देशों की लोकतांत्रिक यात्रा का इतिहास जब खंगाला गया तो लगभग अधिकांश देशों में बहुसंख्यक आबादी में 22% की गिरावट आई है, लेकिन 38 मुस्लिम बहुल देशों में सब में वहां की बहुसंख्यक आबादी बढ़ी है, घटी नहीं है। केवल एक मालदीव ऐसा देश है जहां दशमलव कुछ % जनसंख्या घटी है जी। इसके परिप्रेक्ष्य में आप जब देखते हैं कि हमारे पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान में 1950 में हिंदुओं की आबादी लगभग 7% के आसपास थी, आज क्या है? 2% भी नहीं है, और जो बचे हैं उनकी हालत क्या है? बांग्लादेश में 1950 में लगभग 23% हिंदुओं की आबादी थी, आज क्या है? आज से ठीक 50 साल पहले 7 लाख हिंदू और सिख मिलाकर अफगानिस्तान में थे, आज 60 भी नहीं बचे हैं। आप उन सब 38 मुस्लिम देशों में जहां अल्पसंख्यकों की आबादी घटी है,
इस पर चिंतन और चिंता होनी चाहिए कि क्यों घटी है। इसी देश में एक, जैसे आपने बार बार कहा कि एक मिथ्या नैरेटिव गढ़ा गया, स्थापित किया गया कि यहां अल्पसंख्यक असुरक्षित हैं। हमारे मित्र गर्ग साहब ने कहा है अभी कि जबकि पारसी कहीं से असुरक्षित नहीं है, उनकी संख्या 55,000 है, देश में अग्रणी भूमिका निभा रहे हैं। तो सोचने वाली बात है कि जो सेकेंड लार्जेस्ट समूह है वही क्यों असुरक्षित है, उसी को सारा डर क्यों लगता है। जब, और एक महत्वपूर्ण बिंदु यहां भी ध्यान में रखने की बात है कि इसी देश में संविधान के रहते हुए, कानून व्यवस्था के रहते हुए, पुलिस प्रशासन के रहते हुए 1990 में घाटी में क्या हुआ हम सबने देखा, अपनी आंखों से देखा, और कितने लिबरल सेकुलर लोगों ने उसका विरोध किया, यह भी बताने की आवश्यकता है। और एक सबसे महत्वपूर्ण, मैंने आपके बीच में नहीं बोला, सुनिए, गंभीर विषय पर राजनीतिक टिप्पणी नहीं, सरकार जिसकी भी हो, सरकार जिसकी भी हो, अगर एक समूह के ऊपर खतरा है तो सरकार जिसकी भी हो उसकी जिम्मेदारी। फिर अब आप राजनीतिक कैसे हो जाएंगे? आप राजनीतिक मेरी बात कंप्लीट है, बोलने दीजिए, क्योंकि मैंने पहले ही एकेडमिक जो बात करें उनसे सुनते नहीं है। सही जवाब मैंने पहले ही आपके कहा कि आपके पास इस गृह मंत्री मुफ्ती साहब से सही जवाब मैंने, सही जवाब आपकी सारी टिप्पणियां इस रिपोर्ट को छोड़ के सारी टिप्पणियां, इस रिपोर्ट पे भी कुछ अगर पढ़कर तो मुझे लगता है कुछ अच्छी कौन सा शब्द गलत है? एक वाक्य केवल पूरा करूंगा। मेरे इन दोनों मुस्लिम भाइयों ने एक बात बराबर कही कि अशिक्षा और गरीबी मुसलमानों की बढ़ती जनसंख्या का कारण है। केवल एक फैक्ट इस नैरेटिव को ध्वस्त करने के लिए पर्याप्त होगा। केरल में जो साक्षरता दर है बिल्कुल वो लगभग 100% है, 94% दोनों में है, बहुत दिनों तक रहा। उसमें जो हिंदुओं का प्रजनन दर है, गौर कीजिएगा, हिंदुओं का जो प्रजनन दर है वो केवल 3% है, मुसलमानों का जो प्रजनन दर है वो 13% है। और केरल की आबादी में 1.7% है, केरल की आबादी में मुसलमानों की आर्थिक स्थिति, केरल की आबादी में मुसलमानों का आर्थिक दर, मुसलमानों की आर्थिक स्थिति हिंदुओं से काफी अच्छी है। मैं एक छोटा सा ब्रेक ले रहा हूँ, एक मिनट, मैं एक छोटा सा ब्रेक ले रहा हूँ, ब्रेक के बाद आऊंगा। सवाल ही नहीं करेंगे, सवाल ये है, मैं फिर कह रहा हूं, ये रिपोर्ट जो है प्रश्न आप ढूंढिए, आपको सामान्य ज्ञान इस रिपोर्ट केरल का मल्लापुरम भूल गए, इस छोटे से ब्रेक के बाद मल्लापुरम भूल गए केरल का, इस ब्रेक के बाद। अब तक टेस्टी राजमा बनाना नहीं आया। बिना MDH राजमा मसाला के टेस्टी राजमा कैसे बनेगा? MDH राजमा मसाला, क्या स्वादिष्ट राजमा बनाए। MDH, सबका अपने घर का सपना होगा पूरा, ये है मोदी की गारंटी। अच्छी चीजों में समय लगता है, खूबसूरती निखारने में वक्त लगता है। ब्यूटीफुल डिजाइन्स टेक टाइम, लेकिन KYC अपडेट मिनटों में। KYC अपडेट अब आप घर बैठे बैठे भी कर सकते हैं। रजिस्टर्ड ईमेल, रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर, ऑनलाइन बैंकिंग से, आधार, OTP बेस्ड eKYC से, या फिर वीडियो KYC से। यहाँ तक कि अकाउंट भी घर बैठे बैठे खोला जा सकता है। RBI कहता है, इन्हीं से सुनिए, जानकार बनिए, सतर्क रहिए। मैं कैप्टन होता ना, ओपन कराता। अब हर कोई ओपन करेगा तो मैच कौन क्लोज करेगा? तो भाई साहब, अब कोई किसी की लाइफ में आग नहीं लगा पाएगा। समर कूल, जो हर दिल करे कबूल। सर, आप किस एज में रिटायर हुए थे? 39। सोच रहा था काश मेरी भी रिटायर्ड लाइफ आप जैसी हो। उसके लिए मैदान में उतरना पड़ेगा। उतरूंगा ना सर। अरे भाई यहाँ नहीं, म्यूचुअल फंड्स के मैदान में। म्यूचुअल फंड्स? हर महीने इन्वेस्ट करो, फ्यूचर की तैयारी करो। करोड़ों लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं और देश के साथ आगे बढ़ रहे हैं। सही है सर। तो आ जाओ मैदान में। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। योजना से जुड़े सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें। पाव भाजी को फेवरेट बनाता है MDH पाव भाजी मसाला। MDH पाव भाजी मसाला। MDH बनाए पाव भाजी लाजवाब। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब डबल M रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो।
आपकी सुरक्षा है हमारे लिए बहुमूल्य, इसलिए जब भी लें एलपीजी सिलेंडर जरूर कराएं प्री डिलीवरी जांच। आपकी सुरक्षा को और बेहतर सुनिश्चित करने के लिए हर घर में हो रही है रसोई गैस उपकरणों की सुरक्षा जांच। अगर सुरक्षा होस खराब हो तो तुरंत बदलवाएं। आपातकालीन स्थिति में कॉल करें 1906। स्वच्छ ईंधन का वादा, सुरक्षित रसोई का इरादा। पॉलिसी बाजार से टर्म लाइफ इंश्योरेंस लेने के कुछ साल बाद मेरी वाइफ को कैंसर डायग्नोस हुआ और वो नहीं रही। उनकी कमी तो पूरी नहीं हो सकती और टर्म लाइफ इंश्योरेंस के पैसे से बच्चों की फ्यूचर की चिंता नहीं रही। पॉलिसी बाजार ने क्लेम दिलाने में बहुत सपोर्ट किया। पॉलिसी बाजार पे 1 करोड़ का टर्म लाइफ इंश्योरेंस सिर्फ 470 रुपए महीने से शुरू। 7 बज गए, एक दिन जल्दी उठाने को बोला था, फिर भी। कहाँ जाना है सुबह सुबह? वोट डालने जाना है अम्मा। हाँ तो आराम से चली जाना, भागी क्यों जा रही है? भागते तो हम पहले थे, भोर 4 बजे खेत में। अब जिस व्यक्ति ने हमें हमारे घर पर इज्जत घर बनवा के हमें सुरक्षा दी है, उसे वोट देने तो भागकर ही जाएंगे ना। जिसकी गारंटी ने जिंदगी संवारी, उसको वोट देने की गारंटी हमारी। कमल का बटन दबाएं, भाजपा को जिताएं। अब छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सब कुछ मजेदार बने। उस रिपोर्ट पर कर रहे हैं जो प्रधानमंत्री की जो आर्थिक सलाहकार परिषद ने जो रिपोर्ट दी है कि हिंदुओं की आबादी करीब 7% से ज्यादा घटी है, मुसलमानों की आबादी 43% बढ़ी है। आरपी सिंह जी, मैं इस रिपोर्ट को लेकर एक बिंदु पर आता हूं, समय कम है, जल्दी जल्दी मैं रिस्पॉन्स चाहूंगा। मैं एक मिनट सर, मैं बहुत संक्षेप में एक चीज जानना चाहता हूं। कई लोग कह रहे हैं कि भाई बीजेपी पहले ही कह चुकी है कि भाई इस चुनाव के बाद प्रधानमंत्री भी कह चुके हैं कुछ बड़े फैसले लेंगे। क्या इस रिपोर्ट में कुछ बड़े फैसले देखे जा रहे हैं क्या? देखिए, देश के हित में जो फैसले लेने जरूरी होंगे वो लेने चाहिए, इसमें कोई दिक्कत भी नहीं होनी चाहिए, किसी को कोई शक भी नहीं होना चाहिए। परंतु जो मूल बात जो भाई ने कही कि टीडीपी ने कहा है और उनके कृपा कर वहाँ पर एक एनडीए का मैनिफेस्टो लागू हुआ, उस मैनिफेस्टो को पढ़ लेना चाहिए, जो कि वहाँ के लोकल गवर्नमेंट के इलेक्शन के लिए। झूठ बोलने में कुछ भी पुरुष है जाए, कोई दिक्कत नहीं आपको। और एक जो मैं बात संकेतिक रूप में कहना चाहता हूँ, पाकिस्तान में जब देश बटा, जब पाकिस्तान बना, उस समय पाकिस्तान में हिंदू और मुस्लिम की पॉपुलेशन लगभग 20.5% थी। लास्ट जून का जो सेंसस हुआ वो 98 में, वो उसका सेंसस हुआ नहीं, तब वहां पर 1.6% थी पॉपुलेशन। आज कम कर हो गई। सिख मेरे हिसाब से, जो मेरे पास आखिरी गिनती है, कुल मिलाकर रुकिए सही जवाब प्लीज। बांग्लादेश का सही जवाब प्लीज, सही जवाब प्लीज, ऐसे मत करिए। नहीं ऐसे मत, आप एंकर नहीं है, सही जवाब, सही जवाब है, आप एंकर नहीं है, आप लोग टाइम खराब करते हो डिबेट से। नहीं आप लोग, अरे फिर वही बात, झूठ आपने भी बहुत बार बोला, मैंने आपको नहीं रोका। अरे आपने बहुत झूठ बोले, मैंने आपको एक बार नहीं रोका, मैंने तो आपको बताया, ऐसा मत करिए। सिखों की पॉपुलेशन कुल मिलाकर 6747 बची है वहां पर पाकिस्तान में, ये है स्थिति। ठीक है, जो आज 43% पॉपुलेशन बढ़ने पर आज कांग्रेस ने कमिट कर लिया कि हम पर्सनल लॉ वापस लाएंगे, हम देश में पर्सनल लॉ लाएंगे, मिनोरिटीज के पर्सनल लॉ लाएंगे। हमारा तो कोई पर्सनल लॉ है नहीं, हम भी मिनोरिटी हैं, जैनियों का कोई पर्सनल लॉ नहीं है, पर्सनल लॉ है तो सिर्फ मुसलमानों का है इस देश में। वो कमिट कर चुके हैं। आप समझिए ये किस और इंगित हो रहा है सारा मामला। और पर्सनल लॉ मतलब कि शरीयत लाएंगे, इसका मतलब कि आप ट्रिपल तलाक हटाएंगे, आप मतलब सबका सब वो करेंगे जो कि आपको एक आबादी को खुश करने के लिए ठीक है। ये है इस पूरे कॉन्फ्रेंस का बात। ओके, मैं सही, साजिद रशीदी जी, क्या आपको लगता है कि ये जो भी रिपोर्ट आई है फिलहाल, लेकिन जो हमारे सामने, क्या आपको लगता है एजुकेशन के साथ पॉपुलेशन कंट्रोल की तरफ हमको सोचना चाहिए? मैं राहत इंदौरी के शेर के साथ कि झूठों ने झूठों से कहा झूठ मत बोलो, सरकारी ऐलान हुआ है झूठ मत बोलो, और अंदर झूठों की मंडी है, दरवाजे पे लिखा है झूठ मत बोलो। हर एक बात में मंत्री से लेके संतरी तक झूठ परोसा जा रहा है इस देश में। देखिए, मैं पहले भी कहा है, अब भी कहता हूं, जहां एजुकेशन है वहां फर्टिलिटी रेट अपने आप में कम है। दूसरी बात, मुझे बड़ा दुख हुआ, आरपी सिंह जी ने एक बात नहीं कही प्रधानमंत्री के, फिर आप पॉलिटिकल, मेरे पास समय नहीं है, 10 सेकंड, सिर्फ 10 सेकंड, सिर्फ 10 सेकंड, सिर्फ 10 सेकंड, पॉलिटिकल नहीं है। अरे भाई साहब, पॉलिटिकल नहीं है, 10 सेकंड। देखिए, जो असल बात है वो निकलवा दिया। आपने चिंता की बात की
भारत विविधता और लोकतंत्र का उत्सव मनाता आया है। संख्या का यह असंतुलन विविधता और लोकतंत्र के उत्सव पर विराम लगाएगा, यही हमारी मुख्य चिंता है। क्या भारत में लोकतंत्र सुरक्षित रह पाएगा अगर जनसंख्या का यह असंतुलन रहा तो? यह प्रश्न मैं छोड़ जाता हूं। ठीक है, 10 सेकंड। लश्कर भी तुम्हारा है, सरदार भी तुम्हारा है, तुम झूठ को सच लिख दो, अखबार भी तुम्हारा। ये मुशायरा नहीं है, सबके ऊपर बात होनी चाहिए। फरियादी जाए तो जाए कहां, कानून भी तुम्हारा है, दरबार भी तुम्हारा, जैसा चाहो लिखो। ये डिबेट का स्तर अशोक जी हो, मुशायरों के कानून भी ये यहाँ पर इस टाइप के लोगों को बुला के क्यों हमारा भी ये क्या सुना रहे हैं? जिस देश में 85% लोग 5 किलो अनाज पे जीते हो सरकार के रहमो करम पे, उस देश में आप कहते हैं चलिए इन जैसे लोग, मेरे पास समय नहीं है, लेकिन मैं एक ही बात कहूंगा, तमाम लोग कहते हैं राजनीति होती है, लेकिन जब एक गंभीर रिपोर्ट हमारे सामने है, उस पर भी हम रिपोर्ट पर चर्चा नहीं करके अगर शेर सुनाएं, राजनीति करें, तो मुझे लगता है उस रिपोर्ट से भागना होगा। मुझे लगता है इस रिपोर्ट पर अभी गंभीर चर्चा की जरूरत है, गंभीर चिंतन की जरूरत है। आज नहीं तो कल इस पर जरूर गंभीर चिंतन होगा। आज के लिए इतना ही, इजाजत दीजिए, नमस्कार।